एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब दो हाथी लड़ते हैं तो 19वीं सदी में सेंट्रल एशिया की जमीन आप समझ लीजिए कि दो सुपर पावर्स के बीच एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात बन गई थी। एक तरफ था ब्रिटिश साम्राज्य जिसका शेर भारत पर दहाड़ रहा था और दूसरी तरफ था रूसी साम्राज्य, एक विशाल भालू जो लगातार दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। दोनों की नजर एक ही चीज पर थी, सेंट्रल एशिया पर कंट्रोल। और इस शाही टकराव के बीच में जो घास थी वो थी सिंध और अफगानिस्तान की सल्तनतें। इतिहास ने इस टकराव को एक नाम दिया, द ग्रेट गेम। ये डर, जासूसी और शाही महत्वाकांक्षा का एक ऐसा खेल था जहां हर चाल खून से लिखी जानी थी। तो आज हम उसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं जहां ब्रिटिश साम्राज्य ने जमीन तो जीती लेकिन शायद शांति हमेशा के लिए हार गया। ये चार्ल्स नेपियर, लॉर्ड ऑकलैंड और दोस्त मोहम्मद जैसे किरदारों की कहानी है जिनके फैसलों ने इस पूरे इलाके का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और हम ये भी जानेंगे कि आखिर इसे एक अधूरी जीत क्यों कहा जाता है। तो खेल की बिसात तो बिछ चुकी थी। भारत में बैठे अंग्रेजों के लिए रूस का दक्षिण की तरफ बढ़ना एक बुरे सपने जैसा था। उन्हें अपनी सबसे कीमती कॉलोनी यानी भारत को बचाने के लिए एक बफर जोन की जरूरत थी, मतलब एक ऐसी ढाल जो रूस को भारत से दूर रख सके। और इस खेल में सिंध और अफगानिस्तान को सबसे आगे का मोहरा बनना था, चाहे वो चाहें या न चाहें। इस पूरी बिसात पर सिंध की हैसियत आप समझिए किसी दरवाजे की तरह थी, और उस दरवाजे की चाबी थी शक्तिशाली सिंधु नदी, व्यापार और सेना की आवाजाही के लिए एक सुपर हाईवे। इस दरवाजे के रखवाले थे सिंध के बलूची अमीर, जिन्हें अपनी आज़ादी से बढ़कर कुछ भी प्यारा नहीं था। लेकिन अंग्रेजों की नज़र अब इसी दरवाजे पर थी और वो इसे किसी भी कीमत पर खोलना चाहते थे। और यहां अंग्रेजों ने अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया, दोस्ती का दिखावा। ये एक मकड़ी की तरह था जो धीरे धीरे संधियों और समझौतों का एक ऐसा जाल बुन रही थी जिसमें सिंध के अमीरों की आज़ादी को हमेशा के लिए कैद हो जाना था। और देखिए ये जाल बुना कैसे गया। 1809 में हमेशा की दोस्ती का वादा किया गया, फिर 1832 में व्यापार का लालच देकर सिंधु नदी में एंट्री ले ली, लेकिन साथ में वादा किया कि कोई फौज नहीं आएगी। बात यही नहीं रुकी। 1838 में उनकी ही राजधानी में एक ब्रिटिश जासूस, जिसे रेजिडेंट कहते थे, बिठा दिया गया। और 1839 आते आते उन्हीं अमीरों को अपनी जमीन पर अंग्रेजी फौज रखने और उसका पूरा खर्च उठाने पर भी मजबूर कर दिया गया। हर दस्तखत के साथ सिंध की आज़ादी का दम घुट रहा था। और फिर जनरल चार्ल्स नेपियर के इन शब्दों के साथ दोस्ती का वो सारा नकाब उतर गया। सभ्यता का दिखावा एक तरफ और साम्राज्यवाद की असली नंगी सच्चाई सामने आ गई। उन्होंने खुद इसे बदमाशी कहा। ये उन अमीरों के लिए खुला धोखा था जिन्होंने कभी अंग्रेजों की दोस्ती पर भरोसा किया था। अब तलवारें म्यान से बाहर आने को तैयार थी। और बस 1843 में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के इशारे पर नेपियर ने एक छोटे से बहाने पर हमला कर दिया। म्यानी और हैदराबाद की लड़ाइयों में अमीरों की सेनाएं बुरी तरह हारी, उनके खजाने लूट लिए गए और सिंध को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया गया। एक आज़ाद सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। वो बदमाशी अब पूरी हो चुकी थी। लेकिन सिंध तो सच कहूं बस एक शुरुआत थी। अंग्रेजों की असली नज़र उस बंजर, पहाड़ी और बेहद खतरनाक जमीन पर थी जिसे हम अफगानिस्तान कहते हैं। एक ऐसी जमीन जिसका इतिहास बड़े बड़े साम्राज्यों को निगलने का रहा है। इसे साम्राज्यों का कब्रिस्तान यूं ही नहीं कहा जाता, और अंग्रेज अब इसी कब्रिस्तान में अपना नाम लिखवाने जा रहे थे। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड की योजना सुनने में तो बड़ी सीधी साधी थी और उतनी ही घमंड से भरी हुई। उन्हें लगा कि अफगानिस्तान का जो लोकप्रिय शासक है दोस्त मोहम्मद, वो रूस के करीब जा रहा है, तो उन्होंने उसे हटाकर शाह शुजा को गद्दी पर बिठाने का फैसला कर लिया, जो सालों से अंग्रेजों की पेंशन पर जी रहा था। उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि अफगान लोगों से पूछना जरूरी ही नहीं समझा। तो 1839 में एक बहुत ही शानदार सेना, आर्मी ऑफ द इंडस, पूरे शान शौकत के साथ काबुल की तरफ बढ़ी। जीत बहुत आसान लगी, काबुल पर कब्जा हो गया, दोस्त मोहम्मद ने सरेंडर कर दिया और शाह शुजा को तख्त पर बिठा दिया गया। कलकत्ता से लेकर लंदन तक जश्न मनाए गए। लेकिन पहाड़ों में छुपे अफगान कबीले बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो एक बहुत जरूरी बात भूल गए थे। अफगान लोग किसी बाहरी ताकत के दीवे बादशाह को कभी भी स्वीकार नहीं करते। शाह शुजा का शासन तो बस एक छलावा था जो सिर्फ अंग्रेजी बंदूकों के दम पर टिका था, और बहुत जल्द पूरे देश में बगावत की आग फैल गई। ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था।
अपनी जमीन, अपनी इज्जत और अपने दीन को बचाने की एक जंग। और फिर वो साल आया 1842, एक ऐसा साल जो ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास पर एक अमिट खूनी धब्बे की तरह हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जनवरी 1842 की कड़ाके की सर्दी में अंग्रेजों ने काबुल से पीछे हटने का फैसला किया। सोचिए, 16,000 लोग, सैनिक, उनकी पत्नियां, बच्चे, सब बर्फीले दर्रों से गुजरने लगे और यहीं अफगान कबीलों ने उन पर कहर बरपा दिया। हफ्तों बाद जलालाबाद के किले के बाहर एक थका हारा जख्मी घोड़ा पहुंचा, जिस पर एक अधमरा इंसान सवार था, डॉक्टर विलियम ब्राइटन। 16,000 में से वो अकेले जिंदा बचे थे। एक पूरी की पूरी सेना मिटा दी गई थी। अब इतनी बड़ी तबाही के बाद कोई भी साम्राज्य सबक सीखता है ना, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं सीखा। इस हार ने बदला लेने की एक ऐसी प्यास जगा दी जिसने उन्हें दशकों तक अफगानिस्तान के खूनी दलदल में फंसाए रखा। हमला, कब्जा, विद्रोह और वापसी, ये चक्र बार बार दोहराया जाना था। इस हार का नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत में ही दो खेमे बन गए। एक खेमा जॉन लॉरेंस का, जो कहता था कि अफगानिस्तान को अकेला छोड़ दो, यही मास्टरली इनएक्टिविटी है। दूसरा खेमा लॉर्ड लिटन का, जो कहता था नहीं, और आगे बढ़ो और हमला करो, यही फॉरवर्ड पॉलिसी है। और इसी कंफ्यूजन ने उनकी पॉलिसी को हमेशा खतरनाक बनाए रखा। और नतीजा क्या हुआ? वही हुआ जो होना था। इतिहास ने खुद को दोहराया। 1878 में दूसरा अफगान युद्ध हुआ, फिर एक संधि हुई, फिर ब्रिटिश अधिकारी की हत्या हुई और फिर से जंग छिड़ गई। ये सिलसिला 1919 तक चला, जब तीसरे युद्ध के बाद अफगानिस्तान ने आखिरकार अपनी विदेश नीति पर पूरा अधिकार हासिल कर लिया। उन्होंने अपनी आज़ादी खून से जीती थी। लड़ाइयाँ तो खत्म हो गईं, साम्राज्य भी चले गए, लेकिन द ग्रेट गेम इस जमीन पर एक ऐसा जख्म छोड़ गया जो आज एक सदी के बाद भी रिस रहा है। ये जख्म एक लकीर का है जिसे पहाड़ों के सीने पर खींच दिया गया था। साल था 1893। एक ब्रिटिश अधिकारी सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट ने एक नक्शे पर कलम से एक लकीर खींच दी। इस लकीर ने ब्रिटिश भारत को अफगानिस्तान से अलग कर दिया। मकसद था रूस को दूर रखना, और इसे नाम दिया गया ड्यूरेंट लाइन। पर यह लकीर सिर्फ जमीन पर नहीं खींची गई थी, ये लोगों के दिलों से, उनके घरों के आंगनों से, उनके इतिहास के बीच से गुजर रही थी। इसने सदियों से एक साथ रह रहे पश्तून कबीलों को दो देशों में बांट दिया। सोचिए, एक ही परिवार के लोग रातों रात दो अलग अलग मुल्कों के नागरिक बन गए। इस एक लकीर ने भविष्य के अनगिनत झगड़ों, अविश्वास और हिंसा के बीज बो दिए, जिनकी फसल आज भी काटी जा रही है। और ये हमें इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे जरूरी सवाल पे लाकर छोड़ देता है कि ताकत के नशे में साम्राज्यों द्वारा खींची गई ये लकीरें, क्या वो वक्त के साथ भर जाती हैं या फिर वो जख्म बनकर हमेशा रिश्ती रहती हैं? इस ग्रेट गेम के मोहरे तो कब के खत्म हो गए, लेकिन इसकी बिसात आज भी बिछी हुई है और उसके नतीजे आज भी दुनिया भुगत रही है।